क्या आप जानते हैं कि भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य मतलब वुल्फ सेंचुरी कहाँ है और क्यों क्यों वहाँ के आदिवासी सर्दियों में एक खास जंगल में जाने से बचते हैं। या फिर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जहां जमीन के टुकड़े पानी पर तैरते हैं। हाँ, अगर इन सवालों का जवाब नहीं पता तो प्रीलिम्स में एक क्रूशियल 2 मार्क का सवाल हाथ से जा सकता है। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका फिर से स्वागत है। वो चैनल जो आपके समय की कद्र करता है और आपके सिलेबस को सिंप्लीफाई करता है। और आज हम पीटी 365 के चैप्टर 8 प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आप सक्षम हैं और हमारा कंटेंट आपकी तैयारी में वैल्यू ऐड करता है तो कृपया सदस्य बनने के लिए ज्वाइन बटन दबाने पर विचार करें। आपका समर्थन ही इन वीडियोस को जारी रखता है। और हमारे मौजूदा सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चैनल के स्तंभ हैं। हाँ जी, और सभी के लिए फ्री नोट्स और प्रैक्टिस PYQs हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारे लेजेंड यूट्यूब सदस्यों के लिए हमारे पास एक विशेष डिस्कॉर्ड सर्वर है जहां प्रीमियम नोट्स, एक्स्ट्रा PYQs और मॉडल मेंस आंसर्स मिलते हैं, तो वहां जरूर जुड़ें। चलिए तो आज हम प्रोटेक्टेड एरियाज को 4 आसान थीम्स में ब्रेक डाउन करते हैं। पहली थीम है यूनिक इकोसिस्टम्स एंड वर्ल्ड फर्स्ट्स। और इसमें सबसे पहला नाम आता है मणिपुर के केबुल लामजाओ नेशनल पार्क का। ये खबरों में था लोकटक झील पर हुई एक स्टडी के वजह से। पर इसकी असली कहानी तो कुछ और ही है। इसकी कहानी पृथ्वी पर और कहीं नहीं मिलेगी। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तैरता हुआ मतलब जमीन नहीं है। जमीन के ठोस टुकड़े नहीं हैं। यहाँ आपको फुमड़ी मिलेंगे। ये फुमड़ी एक तरह से सड़ी गली वनस्पतियों से बने द्वीप हैं जो झील की सतह पर तैरते रहते हैं। अच्छा, मतलब पूरा का पूरा पार्क, घर, खेत सब कुछ तैर रहा है। सब कुछ कमाल है ना। और ये जिस लोकटक झील का हिस्सा है वो भी कोई आम झील नहीं है। हाँ, लोकटक झील तो नॉर्थ ईस्ट भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। एक रामसर साइट भी है। बिल्कुल, पर चिंता की बात यह है कि ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड? ये तो एक तरह की ICU लिस्ट है वेटलैंड्स के लिए, सही कहा ना मैंने? एकदम सही। ये उन साइट्स के लिए है जिन्हें तत्काल अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और संरक्षण की जरूरत है, वरना हम उन्हें हमेशा के लिए खो सकते हैं। और इसी तैरते हुए स्वर्ग में रहता है यहाँ का स्टार अट्रैक्शन संगई हिरण। ब्रॉ एंकलर डियर, जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। वाह। अब चलते हैं झारखंड के महुआदार वुल्फ सेंचुरी। ये एक बहुत ही दिलचस्प वजह से खबरों में था। जी, सरना आस्था के आदिवासी सर्दियों में साल के जंगल से दूर रहते हैं। तो ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा इकोलॉजिकल कारण भी है? यही तो बात है। ये सदियों पुरानी समझ का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, ये भारत का पहला और एकमात्र समर्पित भेड़िया अभयारण्य है। अच्छा। और सर्दियों में भेड़िए ब्रीडिंग करते हैं और जाहिर है ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। तो आदिवासियों का जंगल से दूर रहना असल में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने का एक पारंपरिक तरीका है। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि कॉन्जर्वेशन सिर्फ कानूनों से नहीं बल्कि सामुदायिक ज्ञान से भी होता है। इसकी लोकेशन भी की है। ये पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर है और इससे बुरहा नदी गुजरती है। मतलब ये एक तरह का वॉलंटरी नो-गो जोन है जो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखता है। कमाल है। अब हमारी लिस्ट में तीसरा नाम है उत्तर प्रदेश का सलखन फॉसिल पार्क। हाँ, और ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। इसे यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया है। पर जब हम फॉसिल पार्क सोचते हैं तो दिमाग में डायनासोर की हड्डियां आती हैं। ये उससे कहीं ज्यादा पुराना है। कहीं ज्यादा। एक मिनट के लिए सोचिए, 1.4 अरब साल, 140 करोड़ साल। जी, ये इतना पुराना है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। यहाँ जो स्ट्रोमेटोलाइट्स के जीवाश्म हैं, वो असल में पृथ्वी के पहले फेफड़े थे। पहले फेफड़े मतलब ये छोटे छोटे साइनोबैक्टीरिया थे जिन्होंने अरबों साल पहले हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भरना शुरू किया था। वो ऑक्सीजन जिसके बिना शायद हम और आप आज यहाँ होते ही नहीं। वाओ! तो जब हम सैलखन को देखते हैं तो हम सिर्फ पुराने पत्थर नहीं देख रहे, हम उस घटना को देख रहे हैं जिसने पृथ्वी पर जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहते हैं। बिल्कुल, ये एक टाइम मशीन की तरह है। तो चलिए इसे एक एस्पिरेंट के नजरिए से देखते हैं। इन तीनों जगहों को याद कैसे रखा जाए? इसके लिए एक मेमोनिक ट्राई कर सकते हैं। एक लाइन याद रखें। बताइए। मणिपुर में कबूल जाओ, नहीं तो झारखंड का भेड़िया यूपी के पुराने पत्थरों फॉसिल्स में मिला देगा। बढ़िया है। मणिपुर से कबूल जाओ, कबूल जाओ।
झारखंड से भेड़िया यानी वुल्फ सैंक्चुरी और यूपी से पुराने पत्थर यानी सलखान फॉसिल पार्क। परफेक्ट। तो पृथ्वी के शुरुआती जीवन की कहानी से चलिए अब भारत के सबसे प्रतिष्ठित जानवर के अस्तित्व की आज की लड़ाई पर चलते हैं। बिल्कुल। लेट्स डाइव इनटू आवर सेकंड थीम, टाइगर रिजर्व्स इन न्यूज़। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के सुंदरबंस टाइगर रिजर्व की। जी। ये खबरों में था क्योंकि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने इसके विस्तार को मंजूरी दे दी है और अब ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा? तो पहला कौन सा है? पहला है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। सुंदरबन अब ठीक उसके पीछे है। पर इसका साइज इसकी एकमात्र खासियत नहीं है ना? यहाँ के बाघ दुनिया में सबसे अनोखे हैं। बिल्कुल। ये दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव जंगल है जहां बाघों की इतनी बड़ी आबादी रहती है। ये एक असाधारण एडेप्टेशन है। मतलब ये बाघ खारे पानी में तैरते हैं? तैरते भी हैं और केकड़े और मछली का शिकार भी करते हैं। ये दिखाता है कि ये प्रजाति कितनी रिजिलियंट हो सकती है। सच में। अब पश्चिम से एक और दिलचस्प कहानी है, महाराष्ट्र का सह्याद्री टाइगर रिजर्व। हाँ, यहाँ MOEFCC ने 8 बाघों के ट्रांसलोकेशन को मंजूरी दी है। मतलब एक जगह से बाघों को दूसरी जगह ले जाना। पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सह्याद्री टाइगर रिजर्व, जो चंदोली नेशनल पार्क और कोयना अभयारण्य को मिलाकर बना है, वेस्टर्न घाट्स में सबसे उत्तरी बाघ आवास है, नॉर्दर्न मोस्ट। अच्छा, और ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्रिटिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि इसके आगे बाघों के लिए नेचुरली एक्सपैंड करने का कॉरिडोर खत्म हो जाता है। Exactly. So this population is essentially isolated. ये आबादी एक द्वीप की तरह है। और अगर आबादी आइसोलेटेड हो तो इन ब्रीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल। इसीलिए ताडोबा, अंधारी और पेंच से बाघों को यहाँ लाना इस रिजर्व के भविष्य के लिए एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन जैसा है। और ये मेंस के GS पेपर 3 के लिए एक क्लासिक केस स्टडी है, अ ह्यूमन असिस्टेड माइग्रेशन ऑफ स्पीशीज। एकदम। और उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही पॉजिटिव खबर भी है। हाँ, दुधवा टाइगर रिजर्व की। जी। 2022 से तेंदुए की आबादी में लगभग 200% की भारी वृद्धि देखी गई है। ये एक शानदार कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी है। वाओ, 200%! ये तो बहुत बड़ी सफलता है। जी। और ये सफलता दिखाती है कि एक वेल कनेक्टेड लैंडस्केप कितना जरूरी है। दुधवा, जो भारत नेपाल सीमा पर है, सिर्फ एक पार्क नहीं है। इसमें किशनपुर और कतरनिया घाट अभयारण्य भी शामिल हैं। अच्छा। जी। ये पूरा तराई का इलाका जानवरों के लिए एक हाईवे की तरह काम करता है, जिससे उनकी आबादी फल फूल रही है। दुधवा की सफलता दिखाती है कि जब जानवरों के आने जाने के रास्ते यानी कॉरिडोर्स सुरक्षित होते हैं तो क्या कमाल हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन जब यही कॉरिडोर्स टूट जाते हैं तो क्या होता है? इसका एक दुखद उदाहरण हमें कर्नाटक के MM हिल्स में देखने को मिला, जो हमें हमारी अगली थीम पर ले जाता है, द क्रिटिकल कॉरिडोर्स ऑफ द घाट्स। ये वाकई एक दिल दहला देने वाली खबर थी। मेल महादेश्वरा हिल्स वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी या MM हिल्स में 5 बाघ मृत पाए गए। 5 बाघ? हाँ, और ये घटना एक दुखद विडंबना को उजागर करती है। हम संरक्षित क्षेत्र तो बना देते हैं, पर अगर उन्हें जोड़ने वाले गलियारे सुरक्षित नहीं हैं, तो वो संरक्षित क्षेत्र जेनेटिक आइसोलेशन के द्वीप बन जाते हैं। और फिर ऐसी घटनाएं होती है। तो MM हिल्स की लोकेशन इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाती है? क्योंकि ये पूर्वी और पश्चिमी घाट के संगम पर एक पुल की तरह है। अ ब्रिज बिटवीन द टू घाट्स? यस। ये बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर, मतलब BRT टाइगर रिजर्व, और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण गलियारा है। इस पुल का टूटना मतलब दोनों घाटों के बीच वन्यजीवों के फ्लो का रुक जाना। समझ गई। अब घाटों से एक और खबर, गोवा की महादेई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने चल रही परियोजनाओं पर रोक लगा दी थी। और ये एक बहुत बड़ा फैसला था। महादेई नदी, जिसे गोवा में मांडवी भी कहते हैं, जी, वो गोवा की जीवन रेखा है, लाइफलाइन ऑफ गोवा। हाँ, और ये अभयारण्य उसी नदी का कैचमेंट एरिया है। यहाँ किसी भी तरह की छेड़छाड़ का मतलब सिर्फ जंगल को नहीं बल्कि पूरे गोवा की पानी की सप्लाई को खतरे में डालना है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि वाटर सिक्योरिटी का भी मामला है। बिल्कुल। और अब दक्षिण में चलते हैं, तमिलनाडु और केरल में फैले अगस्त्यामला बायोस्फीयर रिजर्व की ओर। ये भी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की वजह से खबरों में था, है ना? जी, कोर्ट ने यहाँ वन कानूनों के उल्लंघन की जांच के आदेश दिए थे। इसकी कॉम्पोजिशन इसे बहुत खास बनाती है। ये दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है। और इसमें केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों के प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। हाँ, इसमें केरल के नैयार, पिप्पारा और शेंदुर्नी अभयारण्य और तमिलनाडु का कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व शामिल हैं।
ये अलग-अलग संरक्षित क्षेत्रों का एक क्लस्टर है। और यूपीएससी ने इस तरह के डिटेल्स पर पहले भी सवाल पूछा है। जहां तक मुझे याद है 2019 में एक सीधा सवाल था कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं। बिल्कुल सही। इससे पता चलता है कि यूपीएससी अब सिर्फ नाम नहीं, बल्कि संरक्षित क्षेत्रों के कंपोनेंट्स और उनके बीच के कनेक्शंस को भी पूछ रहा है। और एक और की फैक्ट, हाँ, जीवनदायिनी ताम्रपर्णी नदी यहीं अगस्त्यमाला की पहाड़ियों से निकलती है। अच्छा, तो घाटों के इन घने जंगलों और संवेदनशील गलियारों से चलिए अब रुख करते हैं हिमालय के ऊंचे बर्फीले रेगिस्तानों और गंगा के विशाल मैदानों की ओर। बिल्कुल। हमारी आखिरी थीम है हिमालयन एंड गैंजेटिक प्लेन्स कंजर्वेशन एरियाज। और शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के सारप चू कंजर्वेशन रिजर्व से। ये एक बड़ी खबर थी क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने इसे भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व यानी कंजर्वेशन रिजर्व अधिसूचित किया है। सबसे बड़ा, ये कहाँ स्थित है और क्या खास है यहाँ? ये स्पीति घाटी के हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट में स्थित है। कल्पना कीजिए एक विशाल बंजर बर्फीला इलाका जहां जीवन बहुत कठिन है। यहां आपको हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, तिब्बती भेड़िया और भरल नीली भेड़ जैसे दुर्लभ जीव मिलते हैं जो इस कठोर वातावरण के आदी हैं। तो इस रिजर्व का बनना इन प्रजातियों के संरक्षण में एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। अब आते हैं उत्तराखंड के भागीरथी इको सेंसिटिव जोन ESZ पर। ये एक विवादास्पद वजह से खबरों में था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की समिति की आपत्तियों के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने एक सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी। ESZ को तो शॉक एब्जॉर्बर कहा जाता है, पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सरकार ने ही शॉक दे दिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये जोन्स असल में कितने इफेक्टिव हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। यही आज कंजर्वेशन की सबसे बड़ी बहस है। आदर्श रूप में ESZs को संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर एक बफर जोन की तरह काम करना चाहिए, ताकि विकास की गतिविधियां सीधे कोर एरिया को प्रभावित ना करें। बिल्कुल। भागीरथी ESZ का मकसद गोमुख से उत्तरकाशी तक गंगा के सबसे प्राचीन और संवेदनशील हिस्से की रक्षा करना है। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन में ढील दी जाती है तो ये सिर्फ कागजी शेर बनकर रह जाते हैं। और ये सीधे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आते हैं, जो इन्हें कानूनी ताकत देता है। 2014 में प्रीलिम्स में ESZ के उद्देश्य पर एक सीधा सवाल भी था। हाँ, तो यूपीएससी इन लीगल प्रोविजंस पर ध्यान देता है। बिल्कुल। और आखिर में असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। काजीरंगा। हम काजीरंगा को एक सींग वाले गैंडों के लिए जानते हैं, जहां दुनिया की 70% आबादी है, या फिर भारत में तीसरे सबसे ज्यादा बाघ घनत्व के लिए। यहाँ क्या नया हुआ? Imagine trying to count birds in tall grasslands. ये लगभग नामुमकिन है कि आप उन्हें देख पाएं। हाँ, बिल्कुल। So instead of using their eyes, scientists use their ears. कानों का इस्तेमाल किया। कैसे? उन्होंने खास माइक्रोफोन्स लगाए जो पक्षियों की चहचहाहट को रिकॉर्ड करते हैं और फिर AI की मदद से पता लगाते हैं कि कौन सी प्रजाति के कितने पक्षी हैं। अरे वाह! इस अकूस्टिक मॉनिटरिंग टेक्निक को आप शज़ाम फॉर बर्ड्स कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, शज़ाम फॉर बर्ड्स। और ये घने जंगलों में कंजर्वेशन के लिए गेम चेंजर है। ये तो शानदार है। ये दिखाता है कि कंजर्वेशन अब सिर्फ गश्त लगाने तक सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी इसमें एक बड़ा रोल निभा रही है। सही कहा। और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने भी तो इसे एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया का दर्जा दिया है। तो काजीरंगा एक तरह से कंजर्वेशन का ट्रिपल क्राउन चैंपियन है। गेंडों, बाघों और पक्षियों तीनों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल। बिल्कुल। तो ये थे हमारे 4 थीम्स। इस पूरी चर्चा से आज का सबसे बड़ा सबक या वन बिग टेक अवे क्या है? देखिए, इस पूरे चैप्टर से सबसे बड़ी सीख ये है कि सिर्फ नेशनल पार्क और अभयारण्य का नाम और राज्य रटना अब काफी नहीं है। यूपीएससी अब कॉन्टेक्स्ट पर यानी कहानी पर सवाल पूछता है। वो क्यों खबरों में था? क्या वहां काजीरंगा की तरह कोई नई तकनीक इस्तेमाल हुई? क्या महादेव की तरह सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया? या फिर सल्क चांद की तरह वो हमारी पृथ्वी की कहानी से कैसे जुड़ा है? एग्जैक्टली। द व्हाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन द व्हाट। एकदम सही। कॉन्टेक्स्ट इज किंग। अगर इस गहरी चर्चा ने आपकी तैयारी में कुछ वैल्यू ऐड की हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। ये एल्गोरिदम को आप जैसे और भी गंभीर एस्पिरेंट्स तक पहुंचने में मदद करता है। और कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। आपके राज्य में कौन सा संरक्षित क्षेत्र हाल ही में खबरों में था और क्यों? चलिए इसे सभी के लिए एक सीखने का मंच बनाते हैं।
और अब एक बार फिर एक विनम्र निवेदन, अगर आप सक्षम हैं और हमारा कंटेंट आपकी तैयारी में सच में मदद करता है तो कृपया सदस्य बनने के लिए ज्वाइन बटन दबाने पर विचार करें। आपका समर्थन ही इन वीडियोस को जारी रखने की ऊर्जा देता है। हमारे मौजूदा सदस्यों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी के लिए फ्री नोट्स और प्रैक्टिस PYQs हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं। और हमारे लेजेंड यूट्यूब सदस्यों के लिए हमारा विशेष डिस्कॉर्ड सर्वर है, जहां प्रीमियम नोट्स, एक्स्ट्रा PYQs और मॉडल मेंस आंसर्स मिलते हैं। तो वहां जरूर जुड़ें। अगले चैप्टर में मिलते हैं। जय हिंद।